तो चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही क्लासिक कहानी की, विष के दांत। अब देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो समाज के उस कड़वे सच का आईना है जो हमें दिखाता है कि अमीर और गरीब के बीच कितनी गहरी खाई होती है। तो आइए इस खाई के अंदर छिपे संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये पूरी कहानी ना एक ही सवाल के आसपास घूमती है कि जब जुल्म सहने वाले के सब्र का बांध आखिरकार टूटता है तो होता क्या है। तो कहानी को समझने के लिए चलते हैं इसके पहले हिस्से में। एक दुनिया लेकिन नियम दो, और यह है सेन साहब का बटा हुआ घर। कहानी के सेंटर में है सेन साहब, एक अमीर रुतबे वाले आदमी जिनके पास 7,500 रुपए की एक चमचमाती हुई काली कार है। अच्छा, उनकी 5 बेटियां हैं जिन्हें बिल्कुल कठपुतलियों की तरह रहना सिखाया गया है, और फिर है एक बेटा जो भाई हर नियम से परे है। और इसी दुनिया का एक और हिस्सा है गिरधर लाल, उनका गरीब सा किराना। अपनी बेटियों के बारे में सेन साहब की सोच कैसी थी, वो उनकी इस एक बात से बिल्कुल साफ हो जाती है। वो मानते थे कि बेटियां तो महज कठपुतलियां हैं। और पता है, ये सोच उनके घर के नियमों में भी साफ साफ दिखती है। बेटियों के लिए तो हर चीज पर पाबंदी थी, खेलने पर, पढ़ने पर, अरे यहाँ तक कि खुलकर हंसने पर भी रोक टोक। लेकिन बेटे के लिए, अरे वाह, उसके लिए कोई नियम, कोई कायदा कानून था ही नहीं। वो तो जैसे सबसे ऊपर था। तो अब मिलते हैं कहानी के उस अपवाद से जो इस सारे झगड़े की, इस सारे संघर्ष की जड़ है, और वो है सेन साहब का बेटा खोखा। कहानी में खोखा के लिए अपवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अपवाद मतलब वो इंसान या चीज जिस पर कोई नियम लागू ही नहीं होता, और सेन साहब का बेटा खोखा बिल्कुल ऐसा ही था। तो आखिर ये खोखा है कैसा? असल में वो अपने माता पिता के बुढ़ापे का इकलौता सहारा है, और उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाने के सपने देखे जा रहे हैं। लेकिन घर के इसी लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि वो किसी पर भी हाथ उठाने से जरा भी नहीं हिचकिचाता। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी महल और झोपड़ी की लड़ाई। यहीं से असली टकराव की लकीरें खींचना शुरू होती हैं। तो पहला टकराव कब होता है? ये तब होता है जब किरानी का बेटा मदन बस उस नई नवेली कार को छूने की कोशिश करता है, और सिर्फ इतनी सी बात पर ड्राइवर उसे जोर से धक्का दे देता है। और इस छोटी सी बात पर सेन साहब की पत्नी मदन के बारे में क्या कहती हैं, जरा सुनिए। ऐसे ही बच्चे तो आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। और यहीं पर लेखक समाज की वो कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं, जिसे हम सब जानते हैं कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में जीत तो अक्सर महल वालों की ही होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, या कहानी में कोई मोड़ आएगा? चलिए अब देखते हैं विद्रोह के उन 2 दांतों को जो उस दिन टूटे। तो कहानी का क्लाइमैक्स कैसे सामने आता है? देखिए, सबसे पहले मदन अपना लट्टू घुमा रहा होता है और खोखा उससे खेलने के लिए मांगता है। मदन साफ मना कर देता है। सोचिए, शायद ये पहली बार था कि खोखा को किसी ने ना बोला था। बस इसी बात पर खोखा गुस्से में मदन को धक्का दे देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर आता है वो एक पल विद्रोह का, जब मदन पलटकर जवाब देता है। और मदन के इस पलटवार का नतीजा क्या निकला? नतीजा था खोखा के टूटे हुए 2 दांत। इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस कहानी का असली हीरो कौन है। आइए जरा न्याय के इस पहलू को भी समझें। तो जुल्म और बगावत की इस कहानी में आखिर असली हीरो है कौन? अगर हम देखें तो एक तरफ है खोखा, जिसे हर सहूलियत मिली है और जो हमेशा झगड़े की शुरुआत करता है, और दूसरी तरफ है मदन, जो गरीब है लेकिन अपने अपमान और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। तो कहानी का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि झोपड़ी में रहने वाले भी अपने अपमान का बदला लेना जानते हैं, और मौका मिलने पर वो बदला लेंगे। लेखक का विश्लेषण भी इसी बात को पक्का करता है कि मदन ही इस कहानी का नायक है, क्योंकि वो न तो ड्राइवर से डरता है और न ही सेन साहब के बेटे से, जिसके वो 2 दांत तोड़ देता है। देखिए, ये कहानी हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना तो सिखाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या हर जुल्म का जवाब हिंसा ही है?